ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे ममता के गढ़ में यूपी के सिंघम की। जी हां, सिंघम को जहांगीर का अल्टीमेटम भी सामने आ रहा है। इससे पहले हिदायत देते हुए नजर आ रहे थे अजयपाल शर्मा और अब टीएमसी नेता जहांगीर का अजयपाल शर्मा को जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि खेल आपने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। जहांगीर का कहना है कि मैं आया तो सीआरपीएफ गायब हो जाएगी। अजयपाल शर्मा को कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जनता को डराया धमकाया जाता है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। और अब अजयपाल शर्मा को टीएमसी नेता जहांगीर ने जवाब दिया है और कहा कि अगर मैंने अपना खेल शुरू किया तो सीआरपीएफ गायब हो जाएगी। साथ में यह भी कहा कि खेल आपने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। जहांगीर के दरअसल इस बयान की वजह भी हम आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बंगाल में ऑब्जर्वर के तौर पर आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा ममता के गढ़ में घुसकर गरजते हुए दिखाई दिए। अजयपाल ने टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर वो जनता को डराते धमकाते हैं तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और इसी का जवाब यहां पर दिया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। रत्नेश मिश्रा जी, नेता हैं बीजेपी के, आपका स्वागत है। एमडी एहतेशामुल हक जी जुड़ रहे हैं, नेता हैं टीएमसी के, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर विमल कुमार शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत विमल कुमार जी आप ही से कर लेते हैं। ये जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है इस पर तो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जिस तरीके से कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए खासतौर से चुनाव के वक्त वहां पर कई जगह हिंसा की घटनाएं भी हुई है, ऑब्जर्वर के तौर पर अजयपाल शर्मा को वहां पर भेजा गया है। अब जब वो कह रहे हैं कि जनता को डराने धमकाने वाले लोग सतर्क हो जाएं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, तो इसमें उन्हें धमकाने की बात सामने आ रही है। जहांगीर खान की ओर से कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ को मैं खत्म कर दूंगा और खेल आपने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। किस तरह की बातें हो रही है? देखिए, जिस तरह की भाषा शैली टीएमसी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहता है कि उनकी हताशा और निराशा के स्तर की है। और ये बात तो सभी इस तरह के नेताओं को समझनी चाहिए कि जब एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई भी चुनाव कहीं हो रहे हैं तो उसमें अधिकारियों का अपना खुद का एक निजी काम है कि उनको ये काम करना ही है। जो सरकार ने उनको जिम्मेदारी दी है, उनको अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन करना है। उसमें यदि कोई नेता बीच में आकर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करेगा तो ये निराधार है और कहीं ना कहीं वो सस्ती पब्लिसिटी के लिए इस तरह के कृत्य करते हैं। तो ये उनको समझना चाहिए कि इस तरह के कृत्य ना करें और कहीं ना कहीं सरकार को या सिस्टम को बदनाम करके आप जनता को का मन जीतने के लिए चुनाव में उतरे, ना कि सिस्टम से लड़ने के लिए। आपको समझना होगा कि सिस्टम से लड़ना आपकी प्राथमिकता नहीं है, जनता का दिल जीतना प्राथमिकता है, चुनाव जीतना प्राथमिकता है। उस पर ध्यान दें, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। एमडी एहतेशामुल जी, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे बड़ी बात है वंदना जी, जिस हिसाब से अजयपाल शर्मा जो उत्तर प्रदेश में सिंघम के नाम से जाना जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में इनका सिंघम का कोई रोल नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा यहाँ जनता सिंघम है। जनता जनादेश देती है, जनता चुनती है कि किस हिसाब से किसको हमको चुनना है। लेकिन हमारे कैंडिडेट जहांगीर खान के घर में जाकर करके इस हिसाब से धमकी बड़ा लफ्ज धमकी देना हुआ, ये कहीं नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ। आप समझ लिए कि संवैधानिक पद पर बैठ कर करके असंवैधानिक काम कर रहे हैं। ये आपको किसने ही किया कि आप उनका घर में जाकर करके आप इसको ये करें? और आपके कैंडिडेट क्या कर रहे हैं? वो नहीं धमका रहे हैं, वो तो सीआरपीएफ को सीधा सीधा चेतावनी दे रहे हैं कि मैं साफ कर दूंगा। इतनी ही बात। 4 तारीख, देखिए, पहले बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जो है हमारे कैंडिडेट के घर में जाकर करके वार्निंग देना, ये किस तरह की बात है? कोई भी वाकया हो तो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट थ्रेट करना, इस तरह के थ्रेट, हताशा भारतीय जनता पार्टी जो है उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो 92.8% जो वोट हुआ, इनकी परसेंटेज देख के हालत खराब है। पश्चिम बंगाल में इनकी टाइट फिश होने वाली है, इसलिए धमका करके चमका कर करके और सिंघम ला करके यहाँ धमकाया जा रहा है। लेकिन जानते नहीं है कि यहाँ हर एक नागरिक सिंघम है। यहाँ पश्चिम बंगाल के नागरिक ही सिंघम है। उनको मालूम है हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा। इस हिसाब से एक अधिकारी अगर कहता है कि जनता को आप डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, तो उसमें क्या परेशानी है?
इसी तरह का बगैर डायरेक्ट, बगैर कुछ सोचे समझे उनके पास में कोई है, कोई कंप्लेन आया है उनके नाम पे जो डायरेक्ट उनके घर में जाकर के गए आईपीएस? ये इस तरह की ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी इसका जवाब देंगे। रत्नेश जी वो कह रहे हैं कि कोई आपके पास शिकायत आई थी जिसके बाद आप पहुंच गए वहां पर धमकाने के लिए हमारे कैंडिडेट को। वंदना जी आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए वंदना जी, जो भी इलेक्शन ऑब्जर्वर होते हैं, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, वो सीधे वर्क करते हैं अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उनको ये पूरा अधिकार होता है कि अगर उनको कहीं पर भी लगता है कि किसी भी दल का प्रत्याशी किसी मतदाता को या मतदाताओं के पूरे समूह को धमका रहा है और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है जिससे कि चुनाव बाधित हो सकता है, तो वो उस पर अपनी कार्रवाई कर सकता है और उनको रोक सकता है। जहां तक बात है अजय पाल शर्मा जी की, तो वो एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर माने जाते हैं, और उन्होंने बस इतना ही कहा कि बता दीजिएगा किसी को भी अगर वो मतदाताओं को डराता धमकाता है तो ये ठीक नहीं होगा, वो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं ताकि मतदाता ठीक से वोट करे। तो एक ऑब्जर्वर का काम ही होता है कि इलेक्शन के प्रोसेस में मतदाता बिना भय और बिना किसी डर के निष्पक्ष रूप से मतदान कर सके, यही इंश्योर कराने के लिए वो जाता है और वही वो करवा रहे हैं। अब दूसरी बात, जो इनके कैंडिडेट है जहांगीर खान सोचिए, उनकी भाषा सुनिए आप वंदना जी, मैं आऊंगा तो सीआरपीएफ भाग जाएगी। तुम कोई गुंडे हो, मवाली हो, अंडरवर्ल्ड डॉन हो, माफिया हो, क्या हो भाई? एक पब्लिक सर्वेंट हो आप एक जनता के नौकर हो, विधायक हो। ये विधायकों वाली भाषा है क्या कि मैं आऊंगा तो सीआरपीएफ भाग जाएगी? सीआरपीएफ यहाँ अच्छे नक्सलियों, आतंकियों और क्या कहते हैं माओवादियों को देखकर नहीं भागती और तुमको देख के भाग जाएगी। इसका मतलब तुम स्वतः बता रहे हो कि तुम बहुत बड़े गुंडे हो, तुम बहुत बड़े माफिया डान हो, तुम बहुत बड़े मवाली हो। इससे तुम्हारी खुद की भाषा ही बता दे रही है कि तुम क्या हो। अब जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, तो वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण के चुनाव में 110 प्लस सीटें आराम से जीत रही है पहले चरण में। इससे ममता बनर्जी और टीएमसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं उसको सुन लीजिए, क्योंकि मैं जहां तक इलेक्शन को समझता हूं, अगर 55% के नीचे रह गया वोट परसेंटेज तो भी सत्ताधारी दल खतरे में, और अगर 70 के ऊपर चला गया तो भी सत्ताधारी दल खतरे में। तो यहां तो 90 के ऊपर चला गया है। अब सोचिए कि हमारी सीआरपीएफ और हमारे जवानों ने इतना बढ़िया माहौल दिया वहां पर कि जहां पर कभी 60-65% वोटिंग होती थी, वहां 90% तक वोटिंग हो रही है। ठीक है, जहां लोगों को कह दिया जाता है। ठीक है शामुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके जो कैंडिडेट जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीआरपीएफ को धमका रहे हैं, इसकी आवश्यकता थी? चुनाव आयोग से शिकायत करते अगर उनको लगता है कि कोई अधिकारी आ गया उनको धमका गया? देखिए, अभी सबसे पहले हमारे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं रत्नेश मिश्रा जी को कहना चाहते हैं, उनका पहले जवाब देते हैं। उन्होंने कहा 60% वोटिंग या 55% वोटिंग जब होती है तब ठीक रहती है, लेकिन जिस हिसाब से एबव जो 90% हुई है, तो ये समझ लिए सत्ता जो बैठे हुए हैं उसके लिए कहीं कि नहीं कुछ ये। देखिए, पश्चिम बंगाल के इतिहास को आपको मालूम नहीं है हमारे भाई, हमारे मित्र को। पश्चिम बंगाल भारत का इकलौता एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा डे 1 से 80 प्लस वोटिंग होता है। इनको मालूम है, पश्चिम बंगाल के बंगालियों को, हम बंगालियों को मालूम है कि हमें अपना मत का प्रयोग करना, ये अदर राज्य नहीं है। तो यहाँ हमेशा से वोटिंग जो है भारत का सबसे राज्य में सबसे टॉप में आता है वोटिंग का परसेंटेज में। नंबर 1। नंबर 2, जो आप बोल रहे हैं हताशा निराशा भारतीय जनता 110 से, आपका सपना साकार नहीं होगा किसी भी कीमत पर। यहाँ बंगाल है, यहाँ बंगाली के साथ में आप जो अत्याचार किए हैं, आप जो बंगाली को प्रताड़ित किए हैं, तो शामिल जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके कैंडिडेट की इस भाषा को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि उचित है। जनता इसीलिए उनसे खौफ खाती होगी। अगर सीआरपीएफ को धमका सकते हैं तो आम जनता के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ वंदना जी, कहीं न कहीं ये आईपीएस जो है, ये सिंघम नाम के आईपीएस जो है, अपने आप को बोलते हैं सिंघम है अजय शर्मा जी, तो वो क्या है अजय पाल जी, तो वो इस हिसाब से डायरेक्ट कैंडिडेट को कोई भी अकॉर्डिंग से, चाहे वो पश्चिम बंगाल का ऑब्जर्वर, तो वो क्यों नहीं टीएमसी के अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को क्यों नहीं धमका रहे हैं? वो जानबूझ करके ये हमारी पार्टी के नेता को जानबूझ के कैंडिडेट को धमकाया जा रहा है। लेकिन बंगाली धमकाने से चमकाने से कुछ नहीं होगा।
यहाँ धमक नहीं चलेगा। शामू जी, मैंने तो खुद यहाँ कहा, वोट- अगर आपके कैंडिडेट को लगता है कि उन्हें धमकाया जा रहा है तो जाकर वो चुनाव आयोग से शिकायत करें, कोई चिट्ठी लिखे, आगे कानूनी कार्रवाई का सहारा ले, लेकिन इस तरह से धमकाएंगे कि सीआरपीएफ को साफ कर देंगे, ये भाषा। वंदना जी सभी तो चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सभी तो भारतीय जनता पार्टी के सारे बस शुरू हो जाता है आपका विक्टिम कार्ड। डॉक्टर विमल कुमार जी, जवाब नहीं है इनके पास। एक जनप्रतिनिधि का और एक उम्मीदवार का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, तो जनता उनसे, उन जनता के सामने वो किस तरीके से पेश आते होंगे तो समझा जा सकता है। बिल्कुल। देखिए वंदना जी, ये बिल्कुल साफ है कि इस तरह के नेता जो जिस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे हैं टीएमसी के नेता, उसको जनता देख रही है और जनता को ये भी समझ में आ रहा है कि नेता किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कार्यशैली, उनकी हताशा भी साफ नजर आ रही है इसमें कहीं ना कहीं। इतने समय से जो कि बंगाल की व्यवस्था रही है, कानून व्यवस्था रही है, जनता अब एक तो एंटी इनकम्बेंसी का वहां पे असर साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वहां पे जनता ने भी ममता दीदी के गढ़ में भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता का साफ रुझान है कि वो इस बार भाजपा को मौका दे रही है और भाजपा मुझे लगता है कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी वहां पर बन के आएगी, चुनाव में निकल कर आएगी सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ। ठीक है, ये आपका एनालिसिस हो कहीं सकता ना है, कहीं लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए रिजल्ट का। उससे पहले ही जो घटनाएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, अभी दूसरे चरण का चुनाव बाकी है, उससे पहले हिंसा की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और वहां पर अगर सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए अधिकारियों को तैनात किया गया तो उसमें आपत्ति क्या है? और अगर वो जिन लोगों को लेकर लोगों के मन में डर है, उनसे ये कह रहे हैं कि आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, आप ऐसी हरकत ना करें, तो उससे समझाने में भी दिक्कत है। देखिए ये तो मानसिकता है उन नेताओं की, उनको ये समझना होगा कि जो वहां पे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां पे नियुक्त किया गया है, वो इसीलिए नियुक्त किया गया है ताकि कोई भी संवैधानिक कार्य मतलब पूरी स्मूथनेस के साथ हो सके, कोई इसमें कोई समस्या ना आए, जनता को कोई समस्या ना आए किसी तरह की। यदि उसके बावजूद भी वहां के नेता अपनी हताशा और निराशा को आगे रखकर इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, छुटपुट वहां पे आगजनी कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस बार बंगाल चुनाव किस दिशा में जा रहे हैं। इस बार वहां टीएमसी के नेताओं को समझना होगा कि अब वो समय नहीं है जैसा वो पहले करते आए हैं। अब जनता के लिए उनको काम करने पड़ेंगे, ना कि वहां पे उसको डरा धमका कर और इस तरह की हरकतें करके वहां पे आप चुनाव जीत रत्नेश मिश्रा जी, और कोई अधिकारी यदि अपने काम कर रहा है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को पश्चिम बंगाल में लाकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वंदना जी, उनको निर्वाचन आयोग ने भेजा, निर्वाचन आयोग को जो संदेश देना है वो जनता तक संदेश पहुंच चुका है और निर्वाचन आयोग का मुख्य संदेश ये था कि बंगाल का प्रत्येक मतदाता बाहर निकले और वो मतदान करे, वो किसी से डरे ना, किसी से भय ना खाए और वो अपने संवैधानिक अधिकार का सही तरीके से प्रयोग करते हुए अपने लिए सही सरकार चुने। यही इलेक्शन कमीशन का संदेश था और वो लगता है जनता तक पहुंचा है। अगर आप मुझसे पूछती हैं कि क्या संदेश है, तो देखिए अभी जो कैंडिडेट है जहांगीर, वंदना जी, मुझे तो लगता है वो जो ये कह रहे थे कि मैं आऊंगा तो सीआरपीएफ भाग जाएगी और सीआरपीएफ कहीं अपने आप पे आ गई तो कहीं उनका फातिया न पड़ना पड़ जाए, कहीं वो जहन्नुम न चले जाएं, क्योंकि ये आएंगे गुंडों के साथ, हमारी क्या कहते हैं सशस्त्र बल जो पूरी अपनी ताकत के साथ उनका सामना करेंगे, तो उसमें तो ये निपट भी सकते हैं। इनको अल्लाह के घर का भी दरवाजा इनके लिए खुल सकता है। तो मैं तो सीधी बात मानता हूँ कि भाषा में और उनकी भाषा में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ एक कहावत है, वंदना जी, सठैपत साक्ष्यम समातरेत, और मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरे आदरणीय पूज्य गुरुदेव काम करने दीजिए, आपके कहने से थोड़ी होगा। वंदना जी सुन तो लीजिए, मेरे आदरणीय पूज्य गुरुदेव मान योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाइए। अगर जहांगीर खान ने या जहांगीर ने प्रेम की भाषा की होती तो मैं प्रेम की भाषा में उनसे बात करता। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया मैंने उसी भाषा का प्रयोग किया। और हमारे यहाँ सनातन में मैंने पहले भी कहा, फिर सटैथम साठ्यम समातरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार तो फिर जहांगीर खान भी कहेंगे कि अगर मुझे धमकाया जा रहा तो मैंने भी धमका दिया, तब आपका क्या जवाब होगा? तो ये एक्शन का धमकाया रहेगा, जनता को क्यों इसमें आप घसीटना चाह रहे हैं? नहीं, उनको धमकाया नहीं गया था, उनको बस इतना कहा गया था कि आप जनता को सही तरीके से मतदान करने दीजिए, जनता को मतदान करने से मत रोकिए। इसमें धमकाना थोड़ी हुआ। अगर मैं आपको कहूं वंदना जी कि आप अपने शो का संचालन सही से करिए, सबको मौका दीजिए, निष्पक्ष तरीके से करिए, तो ये धमकाना थोड़ी होगी। ये तो बताना है कि आप सही तरीके से काम करिए। अब अगर इसको आप ये कह दी कि मैं आपको धमका रहा हूं कि आप किसी का पक्ष में या किसी के विपक्ष में बोले, तो ये तो अपने तरीके से इसका व्याख्यान हो सकता है, इसकी व्याख्या हो सकती है।
मैं बस इतना कहूंगा कि जहांगीर खान जी आप कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़िए, जनता के सामने जाइए, जनता निर्धारित करेगी। कोई जनता को वोट डालना है, कोई अजय पाल शर्मा को वोट थोड़ी ना डालना है। एहतेशाम जी, अब थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे एहतेशामुल जी कि ज्यादा वोटिंग हुई पहले चरण में, इसलिए बीजेपी घबरा गई है और इसीलिए इस तरह के अधिकारियों को बुलाया गया। लेकिन ये तो एक उलट तस्वीर हो गई ना फिर आपके हिसाब से। अगर ज्यादा वोट दूसरे चरण में पड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, ये बीजेपी का मानना है। आप कह रहे हैं कि पहले चरण में बीजेपी को नुकसान हो गया, तो फिर वो क्यों कोशिश करेगी कि ज्यादा जनता बाहर निकले? देखिए, मुझे पहले आपका सवाल का जवाब देने से पहले हमें लाजमी होता है रत्नेश का हम जवाब दें। वो हम लोगों को देखिए, जिस हिसाब से नेशनल टीवी चैनल पर बैठ कर करके वो बोल रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और हम बाबा योगीनाथ के आदमी आते हैं और हम ऐसे कर देंगे, हम गुंडागर्दी कर देंगे। ये बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ अच्छा को यहाँ साइड लगा दिया जाता है। जो गुंडागर्दी करेगा उसको उसकी भाषा में जवाब देंगे। आप जो है, मैंने ये कहा जो गुंडागर्दी करेगा उसको उसकी भाषा में जवाब देंगे। मैंने आपको तो नहीं कहा ना इस तरह, आप प्रेम से बातें कर रहे थे, मैंने आपको तो नहीं कहा ना। आपकी बात उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। एक एक करके बात करिए। मेरे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका नाम सुनते अपराधी और माफियाओं का बीपी बढ़ जाता है। मुझे शक है कि मेरे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जिससे अपराधी और माफियाओं को हार्ट अटैक आ जाता है। मुझे शक है कि मेरे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका नाम सुनते प्रदेश की जनता और देश की जनता में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। हिंदू धर्म का ठेकेदार आपके पास भी होना चाहिए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है डॉक्टर विमल जी। यही भाषा इनके कैंडिडेट बोल रहे हैं, यही भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर ये प्रवक्ता कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं। तो कैसे उम्मीद की जाए कि पश्चिम बंगाल में माहौल ठीक होगा? देखिए, मैं वही अपने साथियों से, दोनों जो पैनलिस्ट मेरे साथी बैठे हुए हैं, मैं आप दोनों से यही बात कहूंगा कि जनता आपकी इस उग्र भाषा के सुनने के लिए नहीं है। जनता वहां पर बैठी है आपके वादे सुनने के लिए। आप जनता के लिए क्या करेंगे, आप उस पर बात करें। आप यदि वही भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए अभी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि आपके जो विधायक है उन्होंने वो भाषा का इस्तेमाल किया है, आपके जो अधिकारी हैं उन्होंने उस भाषा का इस्तेमाल किया, तो आप भी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात कीजिए, आप रत्नेश को बोलिए, आप रत्नेश को बोलिए, वो क्या बोल रहे हैं। आप एक पक्षपात की बात कर रहे हैं, रत्नेश को क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप रत्नेश को बोलिए, नेशनल टीवी पर क्या बात कर रहे हैं, कैसी मर्यादा, कैसी भाषा। हक साहब, मैं आप दोनों के लिए बोल रहा हूँ। मुझे किसी एक से नहीं हुई, यदि मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रहता हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई बात की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप भी उसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वहां पे उस अधिकारी ने इस्तेमाल की है या आपके विधायक ने इस्तेमाल की है। आप दोनों उसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप जनता के हक की बात कीजिए। आप जनता को बताइए कि जनता को क्या देंगे आप लोग, क्या आपके कार्यकाल में अब तक आपने दिया है, क्या आने वाले समय में देंगे, उसकी बात नहीं हो रही है। जनता के हित की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि आपने जनता को कैसे धमका रहे हैं, अधिकारी को कैसे धमका रहे हैं। अरे जनता के हित की बात। ठीक है, कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले लोगों को उत्साह उनका बढ़ाने के लिए, उन्हें सुरक्षा देने के लिए और एक ऐसा माहौल बनाने के लिए कि किसी से डरने की आपको जरूरत नहीं है, तमाम अधिकारियों की तैनाती यहां पर की गई है। लेकिन जिस तरीके से विवाद अब बढ़ता जा रहा है उसमें देखना होगा क्या कार्रवाई इस मामले पर की जाती है, चुनाव आयोग की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।